नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला में। स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी और इसके अंदर अपन फिजिकल डिवीजन की बात कर रहे थे। तो फिजिकल डिवीजन में अपन पहला भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, वो था अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंदर आज अपनी लास्ट क्लास होगी और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की आज अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन लास्ट में ये पढ़ेंगे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, इसके अंदर जो मरुस्थल का प्रसार हो रहा है उसको रोकने के लिए या फिर इस मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही है। उन योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है। पिछले एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के 3 ऐसे एग्जाम थे जहां पर बारी बारी से 4-5 योजनाएं पूछी गई। तो उन्हीं को दृष्टिकोण रखते हुए अपन ये बात करेंगे यहाँ पर योजनाओं के बारे में भी। तो पूरा कंप्लीट अपना एक चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज अपन बात करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विकासात्मक परियोजना, विकासात्मक योजना। ठीक है, तो अपना टॉपिक आज का रहेगा विकासात्मक योजनाओं के बारे में कि कौन कौन सी योजनाओं से कितना विकास हुआ, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चा, अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे एक इंपॉर्टेंट योजना थी काजरी। काजरी जो एक संस्थान था, ये काजरी संस्थान शुष्क मरुस्थल के प्रसार को कम करना इसका एक उद्देश्य था। और काजरी की बात करें तो काजरी सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र इसका फुल फॉर्म है। तो काजरी की बात करें तो आज अपन बात करेंगे पहली योजना काजरी। काजरी, ठीक है बच्चे, तो यहां पर सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन या केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अनुसंधान संस्थान। तो इसकी बात करते हैं अपन। इसका एक उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थल का प्रसार को कम करना, इसका एक मेन उद्देश्य था। इसकी स्थापना की बात करते हैं बच्चे। इसकी स्थापना जो हुई, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1959 में हुई और इसका जो मुख्यालय बनाया गया, स्टैब्लिश कब हुई? 1959 में। और इसका जो मुख्यालय था, ये मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो था इसका, वो जोधपुर में था। कहां पर था बच्चे? जोधपुर में था। और अगर मैं बात करूं इस काजरी संस्थान की, तो ये काजरी जो संस्थान है बच्चे, इस काजरी संस्थान के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय थे, इनके छोटे छोटे ऑफिसेज बनाए गए। एक बड़ा मुख्य कार्यालय कहां पर बनाया गया? जोधपुर में। और इसके जो रीजनल ऑफिसेज थे वो बनाए गए। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसके रीजनल ऑफिस की बात करें तो इसके 5 रीजनल ऑफिस थे। यानी कि पहला लेह लद्दाख में था, यानी कि ये पहला कहां पर था? लेह लद्दाख में। दूसरा भुज गुजरात में था, तीसरा बीकानेर में था और चौथा जैसलमेर और पाली में था। मेरे प्यारे बच्चा, इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय थे, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो लेह लद्दाख, भुज गुजरात और बीकानेर, ठीक है, जैसलमेर और पाली। यानी कि ये यहां पर इसके 5 रीजनल ऑफिसेस थे और यहाँ पर इनका एक छोटा छोटा कार्यालय बनाए गए। ठीक है बच्चे,
यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसका जो सहयोग किया गया वो अमेरिका और यूनेस्को ने इसका क्या किया, सहयोग। इस योजना को चलाने के लिए सहयोग किसने किया बच्चे, यहां लिख देता हूं सहयोग। सहयोग की बात करें तो अमेरिका प्लस यूनेस्को, अमेरिका प्लस यूनेस्को ने इसको चलाने का क्या किया, सहयोग किया भारत का। देखो भारत के अंदर जितनी भी योजनाएं उस टाइम चली 1959 से यानी कि 47 के बाद में लगभग 10-15 साल तक जो जितनी भी योजनाएं चली वो सारी की सारी दूसरों के सहयोग से चलाई, क्योंकि अपने पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था, और दूसरे देशों ने अपना यहाँ पर अपनी हेल्प करी। मैं बात करूं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में, जो फ्रांस के अंदर है, पेरिस में। ठीक है, पेरिस एक बहुत अच्छा सुंदर सा शहर है। ठीक है बच्चे, तो पेरिस में इसका क्या है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यहां पर ये भी पूछ लिया जाता है कभी कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस कहां पर है बच्चे, फ्रांस में है। और फ्रांस कौन से महाद्वीप में है, कौन से महाद्वीप में है, कौन से महाद्वीप में, महाद्वीप की बात करें तो फ्रांस कौन से महाद्वीप में बच्चे, फ्रांस है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है बच्चे, यहां पर अगर अपन बात करते हैं इसकी यूनेस्को की, तो यूनेस्को की UNESCO यानी कि यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को एक बहुत अच्छा संस्थान था। और यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चे तो इसका जो उद्देश्य था इस योजना को चलाए जाने का, ये था मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थल का प्रसार को रोकना। इसका जो मोटो था, इसका जो मोटो था बच्चे, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थल के प्रसार को रोकना। मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रसार को रोकना इसका उद्देश्य था। यानी कि सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन काजरी जो था, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जो था, इसकी स्थापना 1959 में और इसका हेडक्वार्टर जोधपुर में बनाया गया। इसके रीजनल ऑफिसेस जो थे वो लेह लद्दाख, भुज गुजरात, बीकानेर, जैसलमेर और पाली में थे। यानी इसके छोटे छोटे ऑफिसेस बनाए गए वो लेह लद्दाख, भुज गुजरात, बीकानेर, जैसलमेर और पाली में थे। सहयोग किसने किया इसको, इस योजना को चलाने का, तो अमेरिका ने किया और यूनेस्को ने किया। यूनेस्को जो है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में है। पेरिस कहां पर है, फ्रांस में। और फ्रांस कहां पर है, यूरोप महाद्वीप में। इसका जो उद्देश्य था मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थल का प्रसार रोकना, मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थल के प्रसार को रोकना, मरुस्थल का प्रसार को रोकना। ठीक है, चले बच्चे एक बार इसको उतार लीजिए, आप नोटेट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए। चले देखो, मिटा रहा हूं इसको। बहुत अच्छी योजना थी, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो आपको ध्यान रखना है सारे के सारी। पिछले एलडीसी का पिछला जो एग्जाम हुआ था उस एलडीसी के एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में पूछी गई, और ये मैंने 5 जो योजना बताई ये पूछी गई। क्या हुआ कि एग्जाम पास में था और बैचेस चल रहे थे, तो वहां पर क्या था, कितना समय नहीं था। मैंने वहां पर 5-6 योजनाएं ऐसी बताई जो योजनाएं एनसीईआरटी के अंदर आती है। ठीक है, एनसीईआरटी की जितना भी डाटा है वो आपको याद रखना है। उन चीज़ों को आपका अगर आपके सिलेबस में है तो चीज़ें वहीं पूछी जाएगी, अगर आपको 50 से 60%। तो मैंने वो चीज़ें बताई और वो चीज़ें सारे के सारे एग्जाम में पूछी गई। जैसे एक योजना और थी आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन था, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन था। ये भी इसी तर्ज पे काम करता था। ये क्या करता था, ये जो संस्थान था, ये संस्थान यानी कि ये जो योजना थी, ये योजना क्या करती थी बच्चे, ये करती थी मरुस्थलीय क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने का। और पेड़ पौधे लगाकर अपन क्या कर सकते हैं, मरुस्थल के प्रसार को अपन रोक सकते हैं और मरुस्थल का डेवलपमेंट अपन कर सकते हैं, यानी उसका विकास अपन कर सकते हैं। यानी कि आफरी था, आफरी एरिड फॉरेस्ट
रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये योजना क्या काम करती थी, इसका एक मोटो था कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाना, ऐसी वनस्पति लगाना जो मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रसार को रोक सके। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 1985 में इसके स्टैब्लिश हुआ, और ये योजना जी थी ये केंद्र सरकार की योजना थी। और अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर भी कहां बनाया गया, जोधपुर में बनाया गया। तो मेरे बच्चे ये आफरी जो संस्थान है इसका स्टैब्लिश कब हुआ, ये स्थापना कब हुई, स्थापना की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना हुई बच्चे। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें या फिर इसका मुख्यालय जो है, इसका जो मुख्यालय है वो जोधपुर में बनाया गया। कहां पर बनाया गया बच्चे, जोधपुर में बनाया गया। यानी कि उसका जो काजरिका भी कहां पर था, जोधपुर में था। ये जो योजना थी, ये योजना किसका विषय थी, विषय की बात करें तो विषय ये थी केंद्र सरकार का विषय थी, केंद्र सरकार का। ठीक है बच्चे, केंद्र सरकार का विषय थी। और अगर इसकी बात करें तो केंद्र सरकार इसको क्या करती थी, रेगुलेट करती थी, यानी इसको चलाती थी। इसके उद्देश्य की बात करें बच्चे, इस योजना के उद्देश्य की बात करें, इसके मोटो की बात करें तो इसका मोटो था कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थल के प्रसार को कम करना, मरुस्थल के प्रसार को कम करना, मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुस्थल में ऐसी वनस्पति उगाना जिससे मरुस्थल के प्रसार को कम किया जा सके। ठीक है, कम किया जा सके। ठीक है बच्चे, तो इसका कहता है ऐसी वनस्पति को उगाना जिससे मरुस्थलीय प्रसार कम हो सके। ठीक है, जैसे नागफनी है, डंटाथोर है, ठीक है, रोहिड़ा है, बबूल है, खेजड़ी है, ठीक है, ग्वारपाटा है, ऐसी वनस्पति को उगाना। ये जितनी भी वनस्पति मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी वनस्पति कम पानी के अंदर होती है, तो ये वहां पर आसानी से ग्रो कर सकती है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर अगर बात करें तो तीसरी अपनी जो योजना थी वो था सूखा संभाग योजना। कौन सी योजना थी बच्चे, सूखा संभाग योजना। सूखा संभाग योजना जो थी, ये सूखा संभाग योजना का उद्देश्य क्या था कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में सूखे के प्रभाव को कम करना और इसके विकास को करना, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाना। ठीक है बच्चे, तो सूखा संभाग योजना जो थी, ये सूखा संभाग योजना 1974-75 में इसको चलाया गया। ये जो योजना थी केंद्र सरकार की योजना थी, और इसमें जो बजट हुआ करता था वो बजट हुआ करता था 75:25 का, यानी कि 75% जो हिस्सा था वो केंद्र सरकार का था और 25% हिस्सा राज्य सरकार का था। तो इसका जो बजट आपसे पूछ ले तो 75:25 था। ये कार्यक्रम जो था जब स्टार्ट किया तो 8 जिलों के अंदर चलाया गया। कितने जिलों के अंदर, 8 जिलों के अंदर, लेकिन वर्तमान में 11 जिलों के अंदर ये चलाया जा रहा है। कितने जिलों में चलाया जा रहा है बच्चे, 11 जिलों के अंदर चलाया जा रहा है। और इसका एक ही उद्देश्य था कि सूखे के प्रभाव को कम करना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। ठीक है, यानी कि सूखा संभाग कार्यक्रम की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, किसकी बात करेंगे, सूखा संभाग कार्यक्रम की। लेकिन उससे पहले एक बार इसको आप रिविजन कर लीजिए। यहाँ पर आफरी जो था एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में। इसका हेडक्वार्टर जोधपुर में। विषय किसका, ये केंद्र सरकार का विषय है। मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसी वनस्पति उगाना, ऐसी वनस्पति यानी कि आपको देखो खेर है, ठीक है, खेजड़ी है, ठीक है, बबूल है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर रोहिड़ा है,
इस प्रकार की वनस्पति उगाना, और भी बहुत सारी वनस्पति है। तो इस प्रकार से, ठीक है बच्चे, देखो ठीक है। तो अब जो अपन पढ़ने वाले हैं सूखा संभाग कार्यक्रम, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? सूखा संभाग कार्यक्रम पढ़ने वाले हैं। सूखा संभाग कार्यक्रम अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सूखा संभाग कार्यक्रम जो है, सूखा संभाग कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम था बच्चे, ये कार्यक्रम कब चलाया गया, यानी कि इसकी जो शुरुआत थी, ये शुरुआत कब की गई बच्चे? 1974 से 1975 में इसको शुरुआत की गई। और ये अगर मैं बात करूं विषय की, तो किस सरकार का विषय है? ये केंद्र सरकार का विषय है। किस सरकार का? केंद्र सरकार का विषय है बच्चे। और अगर बात करें यहाँ पर, तो बजट क्या है? बजट क्या था इसका? तो इसका बजट था बच्चे 75:25 का, यानी कि केंद्र सरकार का 75%। और अगर बात करें बच्चे यहाँ पर राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार का 25% यहाँ पर हिस्सेदारी थी, ठीक है बच्चे। अगर मैं बात करूं तो ये केंद्र सरकार का विषय है। और अगर विषय की सूची की मैं बात करूं तो किस सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। किस सूची में? संघ सूची में आता है। मेरे प्यारे बच्चे, संघ सूची की मैं बात करूं तो संघ सूची के अंदर जो जो संस्थान आते हैं, जो योजनाएं आती हैं, उन पर पूर्ण रूप से अधिकार केंद्र सरकार का होता है। मेरे प्यारे बच्चे, केंद्र सरकार का मतलब है कि अगर कोई पैसा लगाएगा तो केंद्र सरकार ही लगाएगा, अगर कोई लाभ होता है तो वो किसको होता है? केंद्र सरकार को ही होता है, ठीक है। लेकिन लाभ और हानि जो होती है वो किस अनुपात में होती है? जो निर्धारित होती है। जैसे यहाँ पर बजट जो है 75:25 का है, तो 75% लाभ किसको होगा? केंद्र सरकार को, यानी कि ज्यादा किसको हो रहा है बच्चे? केंद्र सरकार को। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसको जो चलाने का जो मुख्य काम है वो केंद्र सरकार का है। तो ये योजना कौन रेगुलेट कर रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, ठीक है बच्चे। अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं बच्चे, इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? देखो, इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि देखो बच्चे, इसका जो मोटो था, यही लिख देता हूं, आप यही सुता लेना। इसका जो मोटो था, वो मोटो ये था कि मरुस्थलीय क्षेत्र में सूखे के प्रभाव को कम करना व अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य था, सूखे को प्रभाव को कम करना। सूखा जो था उसके प्रभाव को क्या करना? कम करना। अब कम कैसे कर सकते हैं? कम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई अपन क्या कर ले, कोई नहर निकाल ले, कैनाल ले आए यहाँ पर, ठीक है। नहर से भी क्या सूखा कम हो जाएगा। कोई यहाँ पर ऐसा, जैसे कृत्रिम, मैंने आपको बताया था पानी को इकट्ठा करने की बहुत सारी विधियां थी, तो उन विधियों के द्वारा अपन पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर इससे अपन सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी विकासात्मक योजनाएं चलाई गई इसके अंतर्गत। तो अपन जो बात कर रहे हैं सूखा संभाग कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1974 में हुई और 4 से 75 में हुई, और ये केंद्र सरकार का विषय है, यानी कि संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से संघ सूची का विषय कौन सी योजना है? तो आपको 3 योजनाएं अलग दे दी जाएगी, आपको सूखा संभाग कार्यक्रम एक अलग दे दिया जाएगा, जिससे आपको पहचानना होगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर याद करने योग्य एक बात और है, और वो बात क्या है बच्चे? ये जब योजना चलाई जा रही थी,
ये योजना जब चलाई जा रही थी, जब देखो बच्चे, जब यह योजना चलाई जा रही थी तो तब यह योजना 8 जिलों में चलाई, 8 जिलों में चलाई। लेकिन वर्तमान समय में 11 जिलों में चलाई जा रही है। तो जब इसको चलाया गया, इस योजना की शुरुआत की गई तो 8 जिलों में, लेकिन वर्तमान में कितने जिलों में रेगुलेट की जा रही है? 11 जिलों के अंदर रेगुलेट की जा रही है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने बच्चे। चलें आगे चलते हैं अब। ठीक है, देखो अपन ने सबसे पहले कौन सी योजना पढ़ी? काजरी पढ़ी। काजरी यानी कि सेंटर एरिड फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और इसकी स्थापना 1959 में हुई। हेडक्वार्टर कहां पर था बच्चे? हेडक्वार्टर जोधपुर में था। और इसके रीजनल ऑफिसेस की बात करें तो लेह लद्दाख, भुज गुजरात, बीकानेर, जैसलमेर और पाली में था। इसी प्रकार से अपन ने पढ़ा था आफरी, और आफरी की बात करें तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन था। ठीक है बच्चे, इसकी स्थापना 1985 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो था वो कहां पर था? वो भी जोधपुर में ही था। ठीक है, ये बात अपन ने कर ली थी। आगे जो बात करने जा रहे हैं बच्चे, अपन बात करेंगे मरु विकास कार्यक्रम की। मरु विकास कार्यक्रम 1977 में चलाया गया, 77 से 78 में चलाया गया। ठीक है, और इस योजना के जो था, एक कार्यक्रम था, केंद्र सरकार का कार्यक्रम था। ठीक है बच्चे, बजट की बात करें तो वही 75:25 का था, यानी कि 75% जो था वो 75% किसकी हिस्सेदारी थी? वो केंद्र सरकार की थी, और 25% किसकी थी? राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी बच्चे। ठीक है, जब ये रेगुलेट किया गया यानी कि चलाया गया तो 11 जिलों के अंदर, लेकिन वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम के अंदर 16 जिलों के अंदर ये चलाया जा रहा है। ठीक है, यहां तक आपको हो गया था। अब बात कर रहे थे अपन उसके बाद में सूखा संभाग कार्यक्रम। सूखा संभाग कार्यक्रम 1974 से 75 में चलाया गया, और ये जो था केंद्र सरकार का विषय था। और अगर सूची की बात करें, संघ सूची का विषय था। जो योजनाएं केंद्र सरकार के अधीन होती है, जो योजनाओं को केंद्र सरकार चलाता है, तो संघ सूची का विषय होती है। ठीक है, और इस योजना की बात करें तो इस योजना को चलाया जब गया, तो इस योजना को जब चलाया गया बच्चे, तो इस योजना को जब चलाया गया तो कितने जिलों में? 8 जिलों में चलाया गया। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो 11 जिलों के अंदर इसको रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, सूखे, इसका जो उद्देश्य था सूखे के प्रभाव को कम करना मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, चले देखो आगे की जो योजना थी मरु विकास योजना थी। मरु विकास योजना थी। मरु विकास योजना थी। मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम की बात करें
तो इसके अंदर भी विकास की बात हो रही है, डेवलप की बात हो रही है। तो इसके अंदर जो डेवलप किया जा रहा है मरुस्थल को किया जा रहा है, यानी कि सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि मरुस्थल के विकास करना। इस योजना की या फिर इस कार्यक्रम की जो शुरुआत थी 1977 से 78 में इसको चलाया गया। और अगर बात करें बजट की तो 75:25 का इसका बजट था, और ये भी केंद्र सरकार की का ये कार्यक्रम था। यानी कि इस योजना की बात कर रहा हूं मैं, इस योजना की शुरुआत की बात कर रहा हूं। तो इसकी शुरुआत 1977 से 1978 में इसकी शुरुआत की गई। मेरे प्यारे बच्चे, अगर इस योजना के बारे में बात करें तो ये जो कार्यक्रम था केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, और इसमें जो बजट हुआ करता था वो 75:25 का था। यानी कि जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार 25% और 75%, और बच्चे राज्य सरकार 25% थी बच्चे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पर सूची की बात करता हूं, कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। संघ सूची के अंदर जो संस्थान कार्यक्रम आते हैं वो उन पर पूर्ण रूप से अधिकार उसी का होता है, ठीक है। देखो बच्चे, ये जो योजना थी, ये योजना जब चलाई गई, जब इसकी शुरुआत हुई तो 11 जिलों में, कितने जिलों में हुई? 11 जिलों के अंदर हुई। जब इसकी शुरुआत हुई तो कितने जिलों में बच्चे? 11 जिलों के अंदर हुई, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय की बात कर रहा हूं तो वर्तमान समय में 16 जिलों की 32 विकास खंडों में चलाया जा रहा है। वर्तमान में कितने? 16 जिलों की 32 विकास खंडों में, 16 जिलों की 32 विकास खंडों में, 32 विकास खंडों में इसको चलाया गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? चले आगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है बच्चे। इसका उद्देश्य था, जो मोटो था, इसका मोटो भी ये था कि मरुस्थल के प्रसार को बढ़ाना करना, मरुस्थल के प्रसार को, मरुस्थल में प्रसार करना, यानी कि डेवलप करना डेजर्ट एरियाज में, ठीक है। ये जितनी भी योजनाएं थी वो यही काम कर रही थी, ठीक है। इस प्रकार से और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, और उन योजनाओं में एक योजना और आती है बच्चे, समन्वित विकास भूमि विकास योजना, ठीक है। उसको इसके बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो कार्यक्रम था मरु विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की मैं बात करूं तो 1977-78 में इसकी शुरुआत की गई। कार्यक्रम जो था सेंटर गवर्नमेंट का था। किसका था? सेंटर गवर्नमेंट का था बच्चे। अगर मैं बात करूं बजट की तो बजट जो था वो 75:25 का था, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट का 75% और स्टेट गवर्नमेंट का 25% था। संघ सूची का विषय था। जब इसकी शुरुआत हुई तो 11 जिलों के अंदर, लेकिन जब ये कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है तो कितने जिलों में चल रहा है? 16 जिलों के अंदर चल रहा है। इसके अंदर क्या था? का विकास करना। क्या था बच्चे? मरुस्थल का विकास करना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? चलते हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं
देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज पढ़नी है, ये अपना मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें से शायद ही कोई चीज छूटी होगी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चा, अब मैं आपसे इसमें से कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चलें आगे। देखो इसके अंदर देखो क्या क्या पूछी जाएगी। जो मरुस्थलीय प्रदेश है, अपना भौतिक प्रदेश में अपना मरुस्थल जो था, इस मरुस्थल के अंदर ज्यादातर जो एग्जाम में पूछी जाती है, अपन ने पढ़ तो सारा ही लिया, लेकिन एग्जाम में जो पूछी जाएगी वो एक तो पूछी जाएगी बालू का स्तूप। बालू का स्तूप के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहां पर पूछा जाएगा मरुस्थल प्रदेश की विशेषताओं से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और यहां पर जो विकासात्मक योजना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो अगर इस मरुस्थलीय क्षेत्र से कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे प्यारे बच्चा 70 से 80% क्वेश्चन कहां से उठाएगा, वो बालू का स्तूप से उठाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूं यहां से 5 से 10% अगर क्वेश्चन उठाएगा तो कहां से, मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं से उठाएगा। और अगर 5 से 10% विशेषता क्वेश्चन उठाएगा तो कहां से उठा सकता है, विकासात्मक योजना से। यानी कि सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, बालू का स्तूप। ये आपको रट के ही जाना है, याद नहीं हो तो रटना है। ठीक है, वैसे मैंने आपको समझा दिया सारी चीजें, तो आपकी शायद याद हो गया होगा ना। ठीक है, चले आगे, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आप सभी को, है? ठीक है ना बच्चे। देखो यहां पर अपन ने कुछ लास्ट के अंदर मैं आपको एक सारणी बताऊंगा। ठीक है, उस सारणी को आपको याद करना है, और उस सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, ठीक है, अब बात करेंगे अपन, मरुस्थलीय क्षेत्र तो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे मध्य अरावली की प्रदेश की। किसकी बात करेंगे, मध्य अरावली प्रदेश की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन मध्य अरावली प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर आज मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, और वो चीजें क्या है कि मेहनत करनी है। ठीक है, किसी के भरोसे नहीं बैठना। बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, नौकरी नहीं लगती मेरी तो किस्मत तो बनानी पड़ती है बच्चे। मेहनत के आगे किस्मत का भी कुछ नहीं चलता। अगर आप ऐसी ही अगर समय बर्बाद करते गए तो क्या होगा कि एक दिन आपका समय निकल जाएगा तैयारी करने का, और आप बेरोजगार हो जाओगे। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं 8-10 हज़ार की जॉब करते रहोगे, फिर वही 12 घंटे तक काम मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसमें तो आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि जो 25 से 30 हज़ार कमाता है वो दाल रोटी खा सकता है। बाकी जितने भी 10 से 12 हज़ार कमाएंगे वो कुछ नहीं कर सकते, अपने परिवार को पाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आगे कुछ पाना है, यानी कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि आपसे कहूँ कि कौन कौन चाहता है कि भाई महीना पूरा हो जाए, 50-60 हज़ार रुपये जेब में आ जाए। ठीक है, सभी चाहते हो ना कि 50-60 हज़ार रुपये जेब में आ जाए महीना पूरा होते ही। तो 50-60 हज़ार रुपये महीना आ जाए और पूरी जिंदगी आए, तो पूरी जिंदगी आने के लिए अपन क्या 4 से 5 महीने नहीं पढ़ सकते क्या? 3 से 4 महीने नहीं पढ़ सकते क्या? 3 से 4 महीने ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते क्या कि अपन को किसी से मतलब ही नहीं है? ठीक है, तो ऐसी जिंदगी जीना है। देखो आपने देखा हो जनरली कि आपके आसपास में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे के सारे मतलबी हैं। ठीक है, आप कहते हो यार वो तो बहुत मतलबी है, बात नहीं करता, वो तो ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो उसको जिंदगी समझ में आ चुकी है बच्चे, उसको जिंदगी समझ में आ चुकी है कि जिंदगी में नौकरी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको आप बोलोगे कि चलो अपन वहाँ चलते हैं घूमने के लिए या फिर कोई काम के लिए, तो कुछ ना कुछ बहाना बना देगा, और बहाना ऐसे ही बनाएगा कि यार मेरे वो काम है, यूँ काम है। और जिसको अगर समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, चलो ठीक है चलते हैं। ठीक है, तो वो साथ में चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप पढ़ाई करते हो तब तक मतलबी बन जाओ। ऐसा मतलबी बनो कि कोई कुछ भी बोले। ठीक है, कोई आपका दोस्त रूठे तो रूठे, ठीक है, आपको मतलबी बनना है। लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाए, सेट हो जाओ अच्छे से, तो फिर मतलब ही छोड़ दो कि फिर अब सबका साथ दो। ठीक है, बाकी मतलबी तो बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी। और भी चीज़ ऐसी है जो
जो वर्तमान समय में अगर अभी कोई भी छात्र छात्रा दुख पा रहे हैं, यानी कि जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनको अभी संघर्ष करना पड़ रहा है, वो आगे जाके बहुत सुखी रहेंगे, मैं कह रहा हूँ। और जो भी ऐश कर रहे हैं ना इस जिंदगी में, वो आगे जाके बहुत दुख पाएंगे और वो फिर आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे कि यार 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो दुख पा रहे हैं वो खुश रहो कि यार चलो ठीक है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, एक दिन मैं मजबूत बनूंगा और मैं सबकी हेल्प करूंगा। ठीक है बच्चे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। देखो जब गाँव से या फिर आप सब भी गाँव से आते हो, ठीक है, तो अपने माँ बाप की सूरत की तरफ देखा करो, कितनी आस लगी हुई कि यार बच्चा जा रहा है वहाँ पे पढ़ाई करेगा मेरा बच्चा और नौकरी लगेगा तो इसकी आत्मा सुख पाएगी, खुश रहेगा, इसकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, वो ये कभी नहीं चाहते, माँ बाप ये नहीं चाहते कि ये नौकरी लगेगा और मुझे पैसे ला के देगा। वो यही चाहते हैं कि मेरी तो ज़िंदगी की जैसे तैसे कट गई, लेकिन ये खुद की ज़िंदगी बढ़िया जी लेगा अगर नौकरी लग जाएगा। तो इसी आस में आपको भेजते हैं। अगर जिस दिन आपकी नौकरी लगती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब खुशी होगी वो आपके माँ बाप को होगी। ठीक है ना, आपके माँ बाप को होगी। आपके माँ बाप का उस दिन चेहरा देखना कितना फूला नहीं समाएगा, वो सबको बताएगा कि मेरा बेटा नौकरी लग गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन को याद करना है, याद उस दिन को करना है जिस दिन अपना रिजल्ट आएगा। उस दिन सोचो कि यार अगर अपना रिजल्ट आया और अपन पास हो गए, अपन नौकरी लग गए, तो अपने माँ बाप कितने खुश होंगे। ठीक है, उनकी सारी की सारी अपेक्षा अपन पर अपन खरे उतरेंगे। और जिस दिन अगर नौकरी में नंबर नहीं आया तो माँ बाप क्या कहेंगे आपसे, कुछ ये तो नहीं कहेंगे कि यार पैसे लगाए मैंने तो वापस दे, नहीं कहेंगे। वो ऐसे कहेंगे कि चलो बेटा आगे और बढ़ो, ठीक है, आगे और मेहनत करो। वो यही कहेंगे कि वो जानते हैं। लेकिन एक दुख तो होगा उनके, तो दुख ही नहीं करना माँ बाप को। ठीक है बच्चे, तो पढ़ाई करना है। और क्या काम है, बस पढ़ाई करने का। सबसे अच्छा जो काम होता है वो पढ़ाई करना ही होता है। ठीक है, दुनिया का सबसे सरल काम पढ़ाई करना ही होता है। बैठे बैठे आराम से पेन कॉपी लो, पढ़ते रहो। माँ बाप ने इतनी सुख सुविधा दे रखी है, रूम दिला रखा है, ठीक है, आपको जो भी कमी है वो सारी पूरी कर रखी है। आराम से रजाई में बैठो, दूध या फिर आप चाय जो भी पीते रहो, पढ़ाई करते रहो, मजे लेते रहो। ठीक है, बस इतना ही करना है। और क्या करना है, मतलब पूरे 12 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी नहीं है, 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद 2-4 घंटे आप घूम लो। घूमने के लिए भी कोई मना नहीं करता, तो घूमना भी आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। पहले कोई भी काम हो, पहले पढ़ाई। ये अपनी जो कंप्लीट जो अपना स्टडी करनी थी आज की जो 24 घंटे के अंदर, एक दिन में जितनी, जैसे अपन को 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है तो वो करना है, उसके बाद ही और काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन फिर देखेंगे और कल अपन नया चैप्टर अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर का मतलब है कि अपन अरावली प्रदेश स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अपनी जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया इसके अंदर कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं बताया आपको, एक सारणी की बता रहा था मैं। तो इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चा एक चीज़ थी कि जो थार का मरुस्थल था, जो थार का मरुस्थल है, इस थार का मरुस्थल जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान जो है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 100%। ठीक है, इस 100% में से मरुस्थलीय प्रदेश कितना प्रतिशत है, तो 61.11% क्षेत्रफल पर अपना क्या फैला हुआ है, मरुस्थलीय क्षेत्र। और इसमें जनसंख्या जो निवास करती है, जनसंख्या जो निवास करेगी वो जनसंख्या 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करेगी। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है अपना थार का मरुस्थल, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो अपना भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहती है। लेकिन अगर जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व में अपना पूर्वी राजस्थान आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये वो सारी चीजें बाकी की तो अपन ने पढ़ ही ली थी कि मरुस्थलीय क्षेत्र 33 सागर का भाग है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कल अपन बात करेंगे अरावली प्रदेश की। और अरावली प्रदेश के अंदर अपन बहुत ज़्यादा, यानी कि उसको भी बहुत डिटेल से बात करेंगे। आज अपनी शायद 5-7 क्लासें हो गई होगी मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरी डिटेल से बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में क्लास खत्म कर रहे हैं। अभी तो एक भौतिक प्रदेश कंप्लीट हुआ है, एक भौतिक प्रदेश। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, क्वेश्चन 100% आपकी कॉपी में से मिलेगा। घास काटने वाली कोई चीज़ नहीं बता रहा, 101% मिलेगा। मैं कह रहा हूँ 101% मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर अपन आगे बढ़ेंगे और कल नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं अपन अपना मध्य अरावली। और अरावली से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं बच्चे, अरावली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को अपन को हल करना है 1 by 1। ठीक है, चलें आगे, बढ़ें आगे। ओके भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।